वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसकी आज हमने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करनी है, इलस्ट्रेशन 11। उससे पहले मुझे आपको जरा सा एक कंसेप्ट डिस्कस करना है, वो ध्यान से समझना है। बच्चे, अभी तक आप जितने भी सम किए उसके अंदर आते थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं असेट को बेचने के एक्सपेंसेस, या बिजनेस को बंद करने के एक्सपेंसेस डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस, या वाइंड अप एक्सपेंसेस वही बिजनेस को बंद करने के एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दैट मीन्स बिजनेस को बंद करने के एक्सपेंसेस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस के लिए आपने कोई भी एक्सपेंस का नाम नहीं लिखना, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। क्योंकि आप एक नया नाम लिखोगे तो खर्चे का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। बिजनेस बंद हो रहा है, हमें बैलेंस के लिए बैलेंस शीट बनानी नहीं है। तो मुझे पता है रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे इसके डेबिट में ट्रांसफ़र होते हैं, तो डायरेक्ट हम रियलाइजेशन को ही डेबिट कर देते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री करते हैं रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी सम किए उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन में होता था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वही होते हैं। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चे? आपको पता है कि जैसे हम बिजनेस बंद कर रहे हैं तो हमने किसी को असेट को बेचने के लिए किसी बाहर वाले को हमने अपॉइंट किया असेट को बेचने के लिए। सारा ये बिजनेस का जो बंद हो रहा है, बिजनेस जो लिक्विडेट हो रहा है, लिक्विडेट मतलब बिजनेस का जो समापन हो रहा है, बंद हो रहा है बिजनेस, इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कह लो, वाइंड अप एक्सपेंसेस कह लो, डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस कह लो। तो बिजनेस का जो लिक्विडेशन हो रहा है मतलब डिसॉल्यूशन हो रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सारे कई बार किसी बाहर वाले को अपॉइंट करते हैं ये सारा काम देखने के लिए कि बिजनेस बंद करके वो सारी एसेट को बिकवाए और सारी आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करे। इस काम के लिए जो व्यक्ति अपॉइंट होता है उसे कहते हैं लिक्विडेटर। क्या कहते हैं? लिक्विडेटर। अब वो फ्री में तो काम नहीं करेगा, इसके लिए हमें उसे कमीशन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो हम सारा काम करने के लिए जो बाहर वाले को अपॉइंट कर रहे हैं उसके लिए जो हमें कमीशन देना है वही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। ठीक है, हम कोई नाम नहीं लिखते कि कोई कमीशन दे रहे हैं क्या, तो हम डायरेक्ट कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो मैंने कहा था कोई खर्चे का नाम नहीं लिखना। एक्सपेंस रियलाइजेशन के डेबिट में आते हैं क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है। देखो, अगर मान लो मैंने खर्चे को लिखा भी सही, मान लो मैंने जो असेट को बिकवाने के लिए किसी बाहर वाले व्यक्ति को अपॉइंट किया, बाहर वाले व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं उसे हम कहते हैं लिक्विडेटर, जो ये सारे काम करने के लिए हमने अपॉइंट किया। ठीक है, तो उसको अगर मैंने कमीशन दिया तो बताओ कमीशन देना बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश ये बनेगी। ठीक है, सॉरी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो इससे क्या होगा, आपको पता है बैलेंस शीट में जितने बैलेंस थे, जब हम सम स्टार्ट करते हैं जितना भी बैलेंस होता है हम खत्म करने के लिए क्रेडिट कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं, हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचता। अगर मैंने आज एक नया नाम यूज किया तो बताओ खर्चे का कौन सा बैलेंस बचेगा? डेबिट। ठीक है, बैलेंस शीट बननी नहीं है क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। तो मुझे आपको पता है कि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे उसके डेबिट में जाते हैं। तो क्या करूंगी मैं इस खर्चे को खत्म करने के लिए? कमीशन डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, और कहाँ ट्रांसफर करूंगी? रियलाइजेशन। लेकिन ओवरऑल एंट्री बताओ क्या बन रही है मेरी? कमीशन डेबिट हुआ, कमीशन क्रेडिट हुआ, एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन टू कैश। तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट कहा है कि कभी भी खर्चे के लिए खर्चे का नाम नहीं लिखो, डायरेक्ट एंट्री करो रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि अफेक्ट वही बचता है हमारा। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट खर्चे के लिए रियलाइजेशन को डेबिट करना और बिजनेस से कैश चला जाएगा। ठीक है, और ये एक्सपेंसेस होते हैं जो हम किसी बाहर वाले को पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया कि हम किसी बाहर वाले व्यक्ति को असेट को बिकवाने के लिए, लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए हम उसको कुछ दे रहे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो हम किसी बाहर वाले को दे रहे होते हैं। तो उस केस में हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मेरे बिजनेस से कैश आ रहा है। ठीक है, अभी तक ये कर रहे थे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब क्या है, ये डिसॉल्यूशन का काम देखने के लिए
हमने मतलब असेट को बिकवाने के लिए और आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए यही तो काम है डिसोल्यूशन का। तो इस काम के लिए मैंने किसी बाहर वाले व्यक्ति को अपॉइंट करने की बजाय किसी एक पार्टनर को ही अपॉइंट कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया कि ये सारा डिसोल्यूशन का काम कोई बाहर वाला ना देख के पार्टनर देखेगा। असेट को बिकवाने का काम और लायबिलिटीज़ की पेमेंट के काम के लिए किसी बाहर वाले को अपॉइंट करने की बजाय हमने किसी पार्टनर को, जैसे ABC पार्टनर थे तो A ने कहा कि मैं देख लूँगा, तो A अपॉइंट किया गया डिसोल्यूशन के काम के लिए। अब A फ्री में तो नहीं करेगा ये काम, ठीक है, तो हमें A को भी कमीशन देना पड़ेगा। तो अगर ये सारे काम के लिए हमने किसको अपॉइंट किया है, असेट को बिकवाने के लिए, और आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए अगर हमने किसको अपॉइंट किया है, पार्टनर को, तो इस काम के लिए हमें पार्टनर को कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो कमीशन देना बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस के लिए हम एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते, किसको डेबिट रखते हैं, रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे इसके डेबिट पे ही जाते हैं। बिजनेस बंद हो रहा है तो मुझे खर्चे का नाम तो नहीं लिखना। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर हमने डिसोल्यूशन के काम के लिए पार्टनर A को अपॉइंट किया है और इस काम के लिए हम A को कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, तो बताओ कमीशन A को कमीशन देने की एंट्री क्या होगी। कमीशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस को नहीं डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे इसके डेबिट में आते हैं। क्योंकि मैंने पहले खर्चे का नाम लिखूँ, फिर खर्चे का बैलेंस बचेगा, मुझे ट्रांसफर तो फिर वहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली खर्चे का बैलेंस खत्म हो जाएगा, डेबिट तो रियलाइजेशन ही होगा। लेकिन इस टाइम मुझे कमीशन बाहर वाले को देती हूँ तो मेरे बिजनेस से कैश जाता है। लेकिन अब हमने किसको अपॉइंट किया है, A को, तो एक पार्टनर को तो हम कभी भी क्या नहीं देते, कैश। कहाँ डालेंगे, उसके अकाउंट में। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट, तो पार्टनर को कमीशन देने की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस ऐसे ही लिखा हुआ तो इसका मतलब हम किसी बाहर वाले को पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंस के लिए रियलाइजेशन को डेबिट करो, बिजनेस से कैश जाएगा। लेकिन अगर कमीशन हम पार्टनर को दे रहे हैं इस काम के लिए, क्योंकि सारा काम कौन देख रहा है, पार्टनर देख रहा है, तो हम पार्टनर को कमीशन देंगे। कमीशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस, लेकिन कमीशन को डेबिट नहीं करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट भी है, खर्चे इसके डेबिट में ही आते हैं, तो हम डायरेक्ट रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। और कमीशन हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर को। कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे, अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, इंक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। तो आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अभी तक आता था, वो हम बाहर वाले को दे रहे थे, तो रियलाइजेशन टू कैश। अगर कमीशन पार्टनर को दोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, मतलब डिसोल्यूशन का काम A देख रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुना, आपको दोनों एंट्री समझ आ गई। अब क्या किया गया, आपको पता है कई बार हम दोनों भी काम कर सकते हैं, बाहर वाले की भी हेल्प ले सकते हैं और पार्टनर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं हम किसी बाहर वाले को दे रहे हैं, ये खर्चे बाहर वाले को पे कर रहे हैं, ठीक है, मान लो मैंने इसको 10,000 पे कर रही हूँ, तो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, डिसोल्यूशन का काम A भी देख रहा है, तो उसको भी हमने कमीशन देना है, उसके भी कुछ वो है कमीशन देना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 30,000, ये हो गया। ठीक है, बाहर वाले को पे कर रहे हो खर्चों की पेमेंट, खर्चे कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनर को दे रहे हो तो ये करो, डेफिनेट है दोनों एंट्री आपको समझ आ गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे एक बात सुनो, जैसे है ना, कई बार हमें अपना घर बनवाना है, दो तरीके होते हैं हमारे पास, क्या कि हमने किसी को अपॉइंट किया घर बनाने के लिए, ठीक है, तो उसने कहा कि मतलब वो आपसे 1 लाख लेगा बनवाने के, ठीक है, सारा मटेरियल, बाकी मटेरियल वगैरह ला के आप उसको दोगे, बाकी काम आप ही करके दोगे उससे। तो आपके पास दो खर्चे हुए, तो एक तो आप मटेरियल ला के दोगे, उनके खर्चे की पेमेंट हुई, प्लस 1 लाख बनाने वाले को दोगे। कई बार क्या नहीं होता, आपके पास टाइम नहीं है कि आप मटेरियल भी खुद ला सको, तो आपने कॉन्ट्रैक्टर से डीलिंग की कि मैं टोटल तुझे पूरे 10 लाख दे दूंगा, घर बना के दे दे, या 50 लाख 20 लाख वो दे दूंगा, पूरा मटेरियल भी तू ला, सब कुछ तू ला, तेरी हेडेक है, मेरा कोई मतलब नहीं है।
तो उस टाइम क्या होगा, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देंगे, हमारे खुद के खुद खर्चे कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि डिसोल्यूशन के काम के लिए हमने ए को अपॉइंट किया। किसको काम की अपॉइंट किया? ए को, कि सारा डिसोल्यूशन का काम ये देखेगा, ठीक है। और जितने भी खर्चे होंगे, जो भी होगा खर्चे, हम इस काम के लिए ए को अपॉइंट किया गया और ए को हम इस काम के लिए 70,000 देंगे। कितने देंगे? 70,000 देंगे, ठीक है। लेकिन इस लाइन के बाद ये लिखा हुआ है कि ए को अपॉइंट किया गया डिसोल्यूशन के काम देखने के लिए, उसको कमीशन 70,000 दिया जाएगा। और ये लिखा हुआ है कि जो रियलाइजेशन के एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे, एक्चुअल मतलब जो बाहर के एक्सपेंसेस जो भी होंगे, इज बियर बाय ए, इज बियर बाय ए। कौन सहन करेगा? बी सहन करेगा। बी बियर करेगा, सॉरी बी नहीं, ए बियर करेगा। मैंने उसे 70,000 कमीशन दिया, ठीक है। ये एग्रीमेंट किया कि आप डिसोल्यूशन का सारा काम देखो, ए को कहा गया आपको 70,000 दिए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी खर्चे होंगे रियलाइजेशन के, जो भी बाहर के होंगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी होंगे, बियर बाय ए। कौन बियर करेगा? ए। बियर बाय ए का मतलब समझते हैं? मतलब कमीशन देने के अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन में और कोई खर्चे हैं रियलाइजेशन के, वो ए बियर करेगा, फर्म का वो खर्चा नहीं है, वो अपनी जेब से देगा, हमें कोई मतलब नहीं है। आपके पास कुछ नहीं लिखा हुआ, आपके पास लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप बाहर की पेमेंट करते हो, रियलाइजेशन टू कैश। कह रहा है ए को 50,000 कमीशन दो, ए को आप 50,000 कमीशन भी दे दोगे, रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। अब लिखा हुआ है आपको दोनों दे रहे तो दोनों एंट्री करोगे, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए को अपॉइंट किया गया डिसोल्यूशन के काम के लिए और इसके लिए इसको 70,000 कमीशन दे, तो 70 आपने इसको कमीशन दिया। लेकिन साथ में लिखा है कि जो रियलाइजेशन के एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे, एक्चुअल मतलब जो बाहर के एक्सपेंसेस होंगे, ए बियर करेगा। कौन बियर करेगा? ए। मतलब ये जो 10,000 बाहर के खर्चे हैं, ये ए बियर करेगा। ए बियर करेगा मतलब ये फर्म का खर्चा नहीं है। अगर ये फर्म का खर्चा नहीं है तो फर्म की बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये खर्चा किसने बियर करना है? ए ने। तो हमारी बुक में सिर्फ ए को कमीशन देने की एंट्री होगी, जो बाहर के खर्चे होंगे वो किसने बियर करने हैं? ए। बियर करने का मतलब ये नहीं कि वो हमारी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है, हमने उसे अपॉइंट ही इसी शर्त पे किया है कि हम उसे 70,000 देंगे, इसके अलावा जो भी खर्चे होंगे जो रियलाइजेशन के, वो आप खुद बियर करना, हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जब हमने इस कंडीशन पे ए को अपॉइंट किया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो इसके जो हमने तो कमीशन देना है, इसके अलावा जो क्वेश्चन में खर्चे दिए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो ए बियर करेगा। तो जहाँ क्वेश्चन में क्लियर लिखेगा कि उस खर्चे को ए बियर करेगा, तो हमारी बुक में उस बाहर वाले खर्चों की क्या नहीं होगी? एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने उसे इसी कंडीशन पे अपॉइंट किया है कि वो उसने ही बियर करना है। बियर करने का मतलब ये नहीं कि वो हमारी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है, हमने उसे 70,000 रुपये दिए हैं इस काम के लिए, करे बियर। लेकिन ये बियर वाली लाइन होगी तभी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो फर्म का खर्चा ही नहीं है। आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, 10,000 कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बाहर वालों को पे करो, ए को कमीशन देने को कह रहा है, कमीशन दो। लेकिन कमीशन वाली लाइन के साथ क्लियर लिखा हुआ है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ए बियर करेगा। कौन बियर करेगा? ए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब जो बाहर वाले खर्चे हैं वो ए बियर करेगा। ए बियर करेगा तो उस केस में जो एक्चुअल खर्चे दिए हुए हैं रियलाइजेशन के, वो ए बियर करेगा, मतलब फर्म का कोई मतलब उससे नहीं है। तो हमारी बुक में उन खर्चों की क्या नहीं होगी? एंट्री नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 11। तो ध्यान से समझना है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखना, Ashish Kanav were partner in a firm, sharing profit in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. आगे देखना, आपके पास बैलेंस शीट में क्या क्या है? बैंक, स्टॉक,
डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ बैलेंस पड़ा हुआ क्या शो कर रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है बच्चे? एम्प्लॉय की सैलरी के कटे हुए पैसे होते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय की सैलरी के कटे हुए पैसे पे किसका राइट है? एम्प्लॉयज़ का। तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है। आज बिजनेस बंद हो रहा है तो एम्प्लॉय का सारा पैसा वापस कर दोगे तो आउटसाइड लायबिलिटी है। मिसेस आशीष लोन, पार्टनर है आशीष, ये मिसेस आशीष लोन है तो आउटसाइड लायबिलिटीज। कानव्स लोन, पार्टनर लोन। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना वर्कर को हमने पे करना है उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, असेट भी इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होती है तो ये रिजर्व भी बटेगा नहीं रियलाइजेशन में। कैपिटल के बैलेंस। उसके बाद बच्चे मैं एक बार वर्कर वाला लाइन देख लो, हम लाइन से एक बार ये पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। आगे आप लाइन से पढ़ते जाना और करते जाना। देखो ध्यान से एक बार सिर्फ वर्कर वाला चेक कर लो, क्योंकि जब मैं ये लाइन से ऐसे आऊँगी तो मुझे पता होना चाहिए मुझे रियलाइजेशन में कितना डालना है। आशीष वाली लाइन है, डेटर्स का है, कानव, ट्रेड क्रेडिटर्स, मतलब आपको वर्कर के लिए कुछ नहीं कहा तो ये इस टाइम ये सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखना बच्चे, इसमें उसने कहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चे इस क्वेश्चन में आपको उसने पूरा करने को नहीं कहा, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को कहा है, तो हम सिर्फ रियलाइजेशन बनाएंगे, ठीक है, बाकी छोड़ते जाएंगे। पूरा कहता तो हम पूरा भी बना लेते, आता तो है ही हमें पूरा करने, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बना रहे हैं बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट। एक ही अकाउंट बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, तो देखना ध्यान से। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, स्टार्ट करो। आपको पता है मैंने बताया था कि हमें जो सम स्टार्ट करना होता है वो बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो देखना एक बार बैलेंस शीट की असेट साइड में है सबसे पहले बैंक का बैलेंस तो बैंक अकाउंट में लिखते हैं, बैंक अकाउंट बनाना नहीं है। आगे चलो, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक सारी असेट कहाँ ट्रांसफ़र होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, इनका डेबिट बैलेंस है, डिक्रीज पे क्रेडिट, ट्रांसफ़र होगा रियलाइजेशन में। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट, ये असेट है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगी ये, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 24, 19, फर्नीचर 40, प्लांट 2,10,000, इन्वेस्टमेंट 32। हमने सारी असेट को बुक वैल्यू पर, अभी बेका नहीं, हमारे पास असेट का डेबिट बैलेंस था, डिक्रीज पे क्रेडिट, ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, इसे पार्टनर बांटते हैं तो इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाता है। मुझे बनाना इस टाइम रियलाइजेशन है तो छोड़ दो। ट्रेड क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, मिसेस आशीष लोन, ये सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र होती हैं। तो ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मिसेस आशीष लोन, क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, तो ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट, मिसेस आशीष लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में
by trade creditors, by employees provident fund, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मिसेस आशीष लॉन, बाय मिसेस आशीष लॉन। बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो, अभी पे नहीं कर रहे, ट्रांसफर कर रहे हैं। 4269 ट्रांसफर हो गया, ठीक है। 42, 60 एंड 9। उसके बाद है कानव्स लोन। कानव्स लोन पार्टनर लोन हो गया। पार्टनर लोन अकाउंट बनाना नहीं है, नहीं तो ये बैलेंस वहाँ लिख देते। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना मुझे वर्कर को पे करना होता है वो नीचे दिया होता है। आपके पास बैलेंस शीट के नीचे वर्कर को पे करने के लिए कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वर्कर को कुछ नहीं देना, हमारी कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। तो इस रिजर्व को कौन बांट लेंगे, पार्टनर्स। तो एंट्री होगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष टू कानव। तो इसका इफेक्ट तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, छोड़ दो इसे। वर्क्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो असेट से असेट यहाँ ट्रांसफर होती है, जो असेट से रिलेटेड रिजर्व होता है अपोजिट में बढ़ता नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, 4000। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के क्या लिख दोगे, बैलेंस, ठीक है। अब हम नीचे असेट कितने में बिकी, लायबिलिटीज की कितनी पेमेंट की गई, वो सारे प्राइस आपको बैलेंस शीट के नीचे होंगे, एंट्री करते जाएंगे, उसका इफेक्ट डालते जाएंगे। पढ़ना। ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, इस डेट पे फर्म डिसॉल्व हो गई। आपको पता है जिस डेट पे फर्म डिसॉल्व होती है उस डेट की आपके पास बैलेंस शीट होनी चाहिए। जिस डेट पे फर्म डिसॉल्व होती है उस डेट की हमारे पास क्या होनी चाहिए, बैलेंस शीट थी, क्योंकि मुझे उस डेट की सारी असेट्स और लायबिलिटीज चाहिए होती है, तभी तो बेचेंगे। तो पढ़ना। आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000। आशीष ने फर्नीचर कितने में लेने में एग्री हो गया, 38। तो कोई पार्टनर बिजनेस की असेट ले रहा है, असेट ले रहा है तो बिजनेस से असेट जाएगी, असेट जाने के लिए असेट का नाम नहीं लिखते, रियलाइजेशन। कौन ले रहा है, पार्टनर। पार्टनर फ्री में नहीं लेगा, उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे। हम पार्टनर से कैश नहीं मंगाएंगे, उसके अकाउंट से काटेंगे, अकाउंट से काटेंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट। तो एंट्री बनेगी आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय आशीष कैपिटल, कौन सी असेट ली है, फर्नीचर, ठीक है। आशीष कैपिटल के डेबिट में आशीष कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है तो दूसरा इफेक्ट हट गया। आगे चलो। एंड कह रहा है आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38। आशीष ने फर्नीचर तो 38 में लिया, एंड टू पे ऑफ मिसेस आशीष लोन, और एग्री टू पे ऑफ, वो लाइन एक ही थी, पहले उसने असेट ली और अब लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है। पे ऑफ मिसेस आशीष लोन, आशीष लोन की पेमेंट की है, ठीक है। तो आशीष ने मिसेस आशीष लोन की पेमेंट की है। बच्चे उसकी वाइफ है, लेकिन बिजनेस की तो आउटसाइड लायबिलिटी है ना, तो कोई पार्टनर बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहा है। तो आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट हम खुद करते तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन इस टाइम आशीष एग्री हुआ है उसकी पेमेंट करने के लिए, तो हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे, आशीष को। कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे, अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल, ठीक है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू आशीष कैपिटल। अब कितनी पेमेंट किया, अमाउंट कम या ज़्यादा नहीं बताई तो उतनी की है। तो मिसेस आशीष लोन 9 का है तो 9 की, ये किसकी पेमेंट की एंट्री है, मिसेस आशीष लोन। देखो अगर हम अपनी इस लायबिलिटी की खुद पेमेंट करते तो रियलाइजेशन तो कैश आता, क्योंकि हमारे बिजनेस से कैश आता, लेकिन इस टाइम आशीष ने पेमेंट किया तो मुझे आशीष को पैसे देने हैं, पार्टनर को। आगे देखो। डेटर रियलाइज ₹18,500। डेटर से कितना रियलाइज हुआ, 18,500 रियलाइज हुआ, मतलब बेचने से रिसीव हुआ। एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर,
और प्लांट से 10% मोर रियलाइज हुआ, मतलब 10% ज़्यादा, मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उससे 10% ज़्यादा रिसीव हुआ। ठीक है, तो आपको पता है दोनों ही बिक रही हैं, रिसीव हो रहा है, तो रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, असेट बेचने की, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक। लेकिन दो असेट को बेचने की एंट्री, एक तो क्या कौन सी असेट से रिसीव हो रहा है, डेटर से। डेटर का तो प्राइस डायरेक्ट दिया हुआ है 18,500, और एक प्लांट से रियलाइज हो रहा है। प्लांट से कह रहा है प्लांट मेरे पास अंदर है 210, कितना मोर रियलाइज हो रहा है, 10% मोर, 10% हो जाएगा 21, तो 210 था, 21 मोर 231। ठीक है, तो 231 रियलाइज हुआ, तो प्लांट से रियलाइज हुआ 231, 231 2,49,500, 2,49,500। डेटर से कितना, इससे 2,31। ठीक है, तो 2,49,500। ठीक है, ये क्या एंट्री हो रही है, बैंक टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, बैंक अकाउंट बनाना नहीं है तो बैंक के उसमें डेबिट में जाएगा नहीं। आगे चलना, कानव टूक ओवर 40% ऑफ स्टॉक। अब ध्यान से सुनना, कानव ने 40% स्टॉक लिया, सारा नहीं। अब चेक करो स्टॉक अंदर आपके पास है कितने का। बच्चे स्टॉक मेरे पास है 24 का, ध्यान से देखना इसे, स्टॉक मेरे पास है 24 का। कह रहे कानव टूक ओवर 40% स्टॉक, कानव ने पूरा स्टॉक नहीं लिया, स्टॉक का 40% लिया। तो एक बार देखो स्टॉक 24 का जो मेरे पास टोटल स्टॉक है उसका 40% लिया, 96। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि 40% मोर पे, कह रहा है कानव टुक ओवर 40% स्टॉक। ये जो मेरे पास 24 का स्टॉक था इसमें उसने इसका 40% लिया है, और 24 का 40% होता है 96। अब 96 तो बुक वैल्यू है, इसे लिया कितने पे है उसने, वो चीज़ देखनी है हमें। ठीक है, कह रहा है एट 10-20% लेस देन द बुक वैल्यू। आपको पता है ये जो स्टॉक है इसका 40% है 96, तो बाकी 60% कितना होगा, 24 में से 96 लेस कर दो, बाकी बचा वही हो जाएगा 14,400। देखो 14 और 9 23 24, तो टोटल 24 का स्टॉक है। तो आपको पता है ये तो बुक वैल्यू ही है ना, 24 टोटल स्टॉक है। कानव टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक, उसने पूरा स्टॉक नहीं लिया, 40% स्टॉक लिया है जो 96 का है, लेकिन है तो ये बुक वैल्यू ही ना, टोटल 24 की तो है बुक वैल्यू। लेकिन ये जो 96 वाला उसने स्टॉक लिया है, ये लिया कितने पे है, क्योंकि ये तो बुक वैल्यू है, लेते टाइम वो बुक वैल्यू से ज़्यादा में भी ले सकता है, कम में भी। तो 96 का जो स्टॉक उसने लिया है वो 20% लेस देन द बुक वैल्यू। ये जो 96 वाला उसने लिया है इसे उसने 20% लेस पे लिया है, 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू तो है, मिलके टोटल 24 है, क्योंकि उसने पूरी थोड़ी ली है जो मैं इस पे निकालूं। तो 96 बुक वैल्यू वाला स्टॉक लिया है, 20% लेस पे लिया है, 1920। तो 9600 वाला जो स्टॉक है उसने 1920 लेस पे लिया है। ठीक है, ये बुक वैल्यू है 40% की, इतने परसेंट लेस पे लिया है उसने, तो कितने में लिया है, यस 7680 में लिया है। जो 24 में से उसने 40% स्टॉक लिया है जो 96 है, लेकिन ये बुक वैल्यू है, इसको भी उसने 96 वैल्यू वाले को 20% लेस पे लिया है। 96 का 20% आया 1920, तो इतने लेस पे लिया है।
तो ये तो बुक वैल्यू है, ये रिलाइज वैल्यू। एंट्री उतने से होती है जितने में उसने लिया। तो बताओ 96 वाला स्टॉक उसने कितने में लिया? 7680 में लिया। कितने में लिया? 7680। तो 24 में से उसने 40% स्टॉक लिया। 40% स्टॉक था 96 का, लेकिन ये तो बुक वैल्यू है, इसको उसने 20% कम पे लिया। तो एंट्री उतने से होती है जितने में उसने लिया, तो वो इतने वाला स्टॉक इतने में ले रहा है। ये बुक वैल्यू है, ये रिलाइज प्राइस है। तो एंट्री उतने से होती है जितने में वो ले रहा है। तो 7680 में ले रहा है कानव, तो पार्टनर असेट ले रहा है। तो बताओ असेट लेने की एंट्री क्या होती है? कानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कानव्स कैपिटल, कानव्स कैपिटल। तो कितनी असेट ली है? 7680 में। ठीक है, कौन सी असेट थी ये? स्टॉक। लेकिन स्टॉक अभी पूरा नहीं लिया, रह रहा है। एंड रिमेनिंग स्टॉक, अब बाकी स्टॉक कितना बचा आपको पता है, ये तो कैलकुलेशन मैंने 40% की दी थी। तो बताओ 24 में से उसने 96 वाला ले लिया था। लिया कितने में? कम या ज़्यादा में? वो प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन निकालेगा। लेकिन मेरे पास से चला तो 40%, मतलब 96 वाला चला गया ना, वो तो उसने कम में लिया, लेकिन है तो वो 96 का ना। अब बताओ बाकी बचा कितना बचा? 14,400। तो ये जो बचा हुआ स्टॉक है मेरे पास, इसका क्या किया गया? कह रहा था रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ गेन। एट अ गेन मतलब एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ये जो बाकी बचा इसे 10% प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया। तो 10% प्रॉफिट 1440। तो 1440 प्रॉफिट पे, इतनी बुक वैल्यू है, इतने प्रॉफिट पे। तो कितने में सेल किया गया? 15,840 में सेल किया गया। सेल से पैसे आने की एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन। तो 15,840 में सेल किया गया। ये बुक वैल्यू है, इतने प्रॉफिट पे। एंट्री उतने से होती है जितने में बेच रहे होते हैं। प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, तो 15,840 से एंट्री होगी। ठीक है, तो बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक स्टॉक सेल करने की एंट्री 15,840। ठीक है, ये हो गई। आगे चलो, फोर्थ ट्रांजैक्शन को समझने से पहले, फोर्थ को करने से पहले एक चीज समझो। पहले बच्चे एक चीज बताओ, हम असेट सेल की क्या एंट्री करते हैं? बैंक टू रियलाइजेशन। असेट जाने के लिए असेट का नाम नहीं लिखते, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं, है ना। असेट जाने के लिए असेट को क्रेडिट नहीं करते, किसको क्रेडिट करते हैं? रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आप बताओ लाइबिलिटीज पेमेंट की एंट्री। देखो असेट जाने के लिए हम असेट को नहीं करते, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं, पैसे आ रहे हैं। लाइबिलिटीज पेमेंट करते टाइम मैं लाइबिलिटीज का नाम नहीं लिखती, रियलाइजेशन को डेबिट करती हूँ, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी होती हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि कोई असेट अंदर हो या ना हो, बिकने की एंट्री में रियलाइजेशन ही क्रेडिट होता है, लायबिलिटी पेमेंट के टाइम रियलाइजेशन ही डेबिट होता है। तो रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। ये असेट बेचने की एंट्री, असेट के लिए रियलाइजेशन होता है, लायबिलिटीज पेमेंट करते टाइम रियलाइजेशन डेबिट होता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए कैश देती हूँ तो मेरे बिजनेस से कैश जाता है या बैंक से? आप बताओ, मैं अगर अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए अपने बिजनेस की असेट दे दूं, अभी तक असेट ले रहा था पार्टनर, अगर लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए मैं कैश देती हूँ तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन अब क्या किया मैंने, अपनी किसी आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए कैश देने की बजाय अपने बिजनेस की असेट दे दी। अपने बिजनेस की क्या दे दी? असेट। और असेट जाने के लिए किसको क्रेडिट करते हैं? रियलाइजेशन को। तो बताओ एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, मतलब ये एंट्री क्या कर जाएगी? क्लैश, क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट भी हो रहा है और रियलाइजेशन क्रेडिट भी हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, अगर आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए असेट दी जा रही है तो एंट्री क्लैश कर जाती है, वो होती नहीं है, क्योंकि वो एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। ठीक है, करनी नहीं पड़ती। नेक्स्ट एंट्री में यही है, ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर। ट्रेड क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है, ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट
ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर है मेरी लायबिलिटी, उसने इन्वेस्टमेंट ले ली इन फुल सेटलमेंट, अपनी पूरी पेमेंट के बदले, अपनी पूरी पेमेंट। ट्रेड क्रेडिटर बताओ कितने के हैं, 42 के, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेड क्रेडिटर ने अपनी पूरी पेमेंट के लिए, देखो अगर ट्रेड क्रेडिटर को कैश दे देते तो 2 कैश है, लेकिन इस ट्रेड क्रेडिटर ने अपनी पेमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट ले ली। इन्वेस्टमेंट जाने के लिए वर्ड रियलाइजेशन। अब ये देखने की जरूरत नहीं है कि लायबिलिटी ज़्यादा की थी, इन्वेस्टमेंट कम की थी, उसने कहा उसने अपनी पूरी पेमेंट के लिए असेट ले ली, तो मेरी तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, क्योंकि लायबिलिटीज़ के लिए भी रियलाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज़ के लिए। अगर मान लो ज़्यादा लायबिलिटीज़ के लिए असेट कम वाली जा रही है, कम से कम चल रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट चली गई, लायबिलिटीज़ की पेमेंट हो गई, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एंट्री क्लैश कर गई, ये करनी नहीं पड़ती क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट में भी आएगी, क्रेडिट में, मतलब आपकी इस लायबिलिटी की पेमेंट हो गई, ठीक है। आगे चलना। कानव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन। कह रहे कानव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन की सारी एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है, कानव ने, मतलब सारा डिसोल्यूशन का काम कौन देखेगा, कानव, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कानव ने लिया। अब फ्री में तो नहीं करेगा, इसके लिए मुझे उसको कमीशन या कोई रेमुनरेशन, रेमुनरेशन कहते हैं सैलरी को, ठीक है, एट एन एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ 12,000, उसने ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कितने पे, 12,000, ये रेमुनरेशन कहते हैं सैलरी को, तो मतलब आपको कानव को इतना कमीशन या इतनी सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपको ये 12,000 उसको देने हैं। ये 12,000 देना आपके लिए एक्सपेंस है, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। देना किसको है, कानव को 12,000, ठीक है, तो ये एंट्री होगी। एक्सपेंस के लिए हम रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कानव्स कैपिटल। कितने से एंट्री करोगे, 12,000, इतना रेमुनरेशन इतने में हुए, तो रियलाइजेशन के डेबिट में कानव्स कैपिटल, रियलाइजेशन के डेबिट में टू कानव्स कैपिटल, रेमुनरेशन की, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कानव्स कैपिटल, तो रियलाइजेशन के डेबिट में कानव्स कैपिटल रेमुनरेशन देने की। कैपिटल अकाउंट बन नहीं रहा, नहीं तो वहाँ भी जाती। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैंने उसको कमीशन दे दिया, अगर उसने कहा है कि जो रियलाइजेशन के खर्चे हैं, जो एक्चुअल और जो बाहर के होंगे, वो ये यही बियर करेगा, तो मेरी बुक में उन खर्चों की एंट्री नहीं होगी। देखो लिखा हुआ है, एंड इज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये रेमुनरेशन के बाद जो भी रियलाइजेशन के खर्चे होंगे, इज टू बियर, किसने बियर करने हैं, कानव ने, ठीक है, कानव ने सारा डिसोल्यूशन का काम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं उसको इसके लिए रेमुनरेशन 12 दे रही हूँ, और इज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन के खर्चे उसने बियर करने हैं, कानव ने। तो जब हम उसको कमीशन दे चुके हैं, रेमुनरेशन दे चुके हैं, और इसके अलावा जो रियलाइजेशन खर्चे हैं वो खुद बियर करेगा, तो मेरी बुक में अब जो इसके बाद खर्चे दिए हैं उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये कानव ने बियर करने हैं। कानव ने बियर करने का मतलब ये नहीं कि वो हमारी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है, हमारा एग्रीमेंट यही हुआ है कि हम उसे 12,000 देंगे, बाकी खर्चे वो बियर करेगा, हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब फर्म को कोई मतलब नहीं है, तो मेरी बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8, ये जो अब 8,000 ये जो एक्चुअल के खर्चे हुए हैं, मतलब ये बाहर के खर्चे हैं, ये कौन बियर करेगा, कानव, तो मतलब हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर लिखा था ये खर्चे वो बियर करेगा, ठीक है, तो हमारी बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। पूरा सम खत्म। पूरा सम करने के बाद हमने चेक करनी है सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़। क्रेडिटर की हो गई पेमेंट, उसने इन्वेस्टमेंट ले ली थी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की नहीं हुई, ठीक है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की फुल पेमेंट कर दो 60,000, ठीक है, तो पेमेंट की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पूरा सम करने के बाद हम चेक करते हैं अपनी आउटसाइड लायबिलिटी, जिन आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट नहीं हुई उनकी फुल पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद आशीष लोन को आशीष ने पे कर दिया था, बस उसके बाद मैं इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देती हूँ। अब पूरा सम हो गया, पूरे सम के बाद हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है, इस साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल करो, ये साइड ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है तो यहाँ प्रॉफिट निकलेगा, अगर ये एक्सपेंस साइड या लॉस साइड ज़्यादा है तो यहाँ लॉस निकलेगा। लेकिन इस टाइम
यही क्रेडिट साइड ज़्यादा है। 4,26,020 4,26,020 ये लेस करोगे यहाँ प्रॉफिट आएगा, ठीक है। 20,020 ठीक है, प्रॉफिट आया तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या है हमारे? आशीष एंड कानव, आशीष एंड कानव। और किस रेशो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेक कर लो, 3:2 है, तो 3:2 में, तो 20,020 को 3:2 में, 3:2 में बांट देना। 12,012, 8,008, ठीक है, ये बढ़ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।